हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि किस तरीके से महापद्मानंद का जन्म होता है और मैंने बताया भी था कि ये क्या है, एक शूद्र है। ठीक है भाई, ये क्या है, एक शूद्र है। अभी तक देखिए कि ब्राह्मण्स का राज चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है तो मैक्सिमम जितने भी वैदिक धर्म के फिलोसफर्स थे जो वैदिक धर्म को मानते थे, उन सब ने ये बोलना शुरू कर दिया कि आ गया है अब कलयुग का राज, शूद्र भी गद्दी पे बैठेंगे। अरे 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 अरे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है ना। जो जूते साफ किया करते थे, घोड़े की लीद साफ किया करते थे, वो आज राज सिंहासन पे। ये तो नाइंसाफी है, ये किसी भी व्यक्ति को मान्य नहीं था। लेकिन करे तो करे क्या भाई, ये तो एक नेक्स्ट लेवल की थिंग बन के बैठा था। इसके साथ पंगा लेने का किसी के पास साहस ही नहीं था। आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या था इसके बाद, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस व्यक्ति के पास इन्फेंट्री थी 2 लाख की। इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, तो 2 लाख की पैदल सेना। आप समझो कि एक शहर की आबादी नहीं होती, कई शहर ऐसे जिनकी 2 लाख की आबादी नहीं है, और 2 लाख आदमी खड़ा हो जाए तो भैया क्या हो सामने वाले का, है ऐसी की तैसी हो जाए, सर घूम जाए कि भैया क्या हो रहा है ये। और आप देखो इसके बाद 20,000 की कैवेलरी थी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार थे 20,000। और उसके बाद देखो कि 3,000 एलिफेंट की सेना। उसके बाद चैरियोट थे 2,000। चैरियोट का मतलब है जहाँ पे 4-4 घोड़े लगे होते हैं, रथ होता पूरे का पूरा, वो 2,000। तो भाई इसके साथ पंगा ले तो ले कौन। और इसने तो ऐलान करवा रखा था कि जिसके पल्ले भी दम है आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो मेरे साथ। वो तो कोई आ नहीं रहा था क्योंकि ऐसी की तैसी किसको फिरवानी अपनी। तो ये जो व्यक्ति है, ये है फाउंडर और कहेंगे कि फर्स्ट रूलर महापद्मानंद। किसका? नंद डायनेस्टी का। 343 बीसी से 321 बीसी के बीच में ये राज करता है और ये पहला नॉन क्षत्रिय रूलर है। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक शूद्र है। और इसके बाद इसको उग्रसेन की उपाधि भी दी गई थी, है ना, बहुत उग्र था शायद इसीलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके बारे में खास बात क्या है जो एग्जाम में पूछी जाएगी, तो वो आप देखिए। इसको एकरत बोला गया है या फिर एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। तो जो सबसे पहले एम्पायर बिल्डर हैं इंडिया के, वो यही हैं, नंद ही हैं। और इसने कोई छोटा मोटा एम्पायर नहीं क्रिएट किया। आप देखिए, इसने भी एक तरह से अखंड भारत का ही निर्माण किया। आप ये देखो कि यहाँ पे बैठा व्यक्ति है और इसने पूरा ये अपने अंडर ले लिया है ना। तो ये जो है, ये पूरा नंद एम्पायर जो है इसके अंडर में है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि अखंड भारत का निर्माण केवल चाणक्य ने ही किया है, तो ऐसा भी नहीं है। इन्होंने भी ऐसी की तैसी फेर के सबको अपने अंडर कर रखा था। और ये क्या करते थे, इन्होंने अपने आप को टाइटल दे रखा था सर्व क्षत्रिय अंत का। इसका मतलब है कि सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। खुला चैलेंज था सब क्षत्रियों को, अगर तुम में से किसी के पास भी साहस है तो आ जाओ मेरे साथ, 2-2 हाथ कर लो, पंगे ले लो, उसके बाद देखना कि क्या होगा। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा खेल ये करते थे। और इन्होंने कलिंग को भी जीत लिया था। कलिंग को आज की डेट में आप लगभग उड़ीसा का पार्ट समझ लीजिए, तो उड़ीसा का एरिया जो एक तरह से कह सकते हैं। और शूद्र थे वो तो मैंने बता ही दिया है इनके बारे में। और इनका एक बेटा हुआ था इनके बाद जो गद्दी पे बैठता है। कुछ जगहों में ये लिखा है कि वो इनको मार के गद्दी पे बैठा है। और आपको पता ही है, इन्होंने भी तो यही किया, अपने बाप को मारा एक तरह से, है ना। बेशक से ठीक है भाई, गैर कानूनी बाप है लेकिन मारा ना। तो वही वाला हो सकता है कि धनानंद ने भी यही किया हो। कुछ जगहों पे यही लिखा हुआ है और कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि नहीं मारा है, बट ठीक है भाई। और बस इसके बाद जो है अगला रूलर बनता है धनानंद। तो हम जो है ये नंद डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है मौर्यन डायनेस्टी आएगी। ठीक है दोस्त, चलिए, ये मैं बता ही चुका हूँ, है ना, पूरे का पूरा राजपाट जो है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ गए हैं धनानंद के ऊपर। देखिए कि ये जो है सेकंड रूलर है धनानंद, जो है 329 बीसी से 321 बीसी के अराउंड ये पूरा का पूरा राजपाट है इसका। लगभग 8 साल का राजपाट है, कोई बहुत ज़्यादा राजपाट नहीं है। लेकिन ये एक नंबर का भड़वा है ना। और पूरा नशे में धुत, एकदम एंजॉयमेंट फुल ऑन चल रहा है। कहीं मुजरा चल रहा है, कहीं पे जाम चल रहा है। तो इस तरीके से इसका पूरा माहौल रहा करता था। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि जो ब्राह्मण्स हैं ऑलरेडी इनको इतना सता चुके थे, तो अब ये कद्र तो नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण्स की, ये आप याद रखिएगा, है ना। क्यों, और वो करेंगे भी क्यों, वो उसके पीछे कारण भी आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अब इसका एक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीक लोग इसका नाम दिया करते थे, क्योंकि आप देखिए कि ग्रीक्स उस टाइम पे आक्रमण करना शुरू कर रहे हैं। और अलेक्जेंडर बिल्कुल इसके कंटेम्प्रेरी है। अलेक्जेंडर उसी टाइम में जिस टाइम पे धनानंद है। तो इसका एक नाम ग्रीक्स ने रख रखा है शैंड्रैम्स या फिर अग्रामीज। ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका ग्रीक नेम बता दो। तो ये जो है इसके एक तरह से ग्रीक नेम्स है। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। और अलेक्जेंडर ने जो है भारत पे आक्रमण जो किया है इसी के कार्यकाल में किया है।
एंड अलेक्जेंडर जो है बेसिकली जब आता है तो वो सबसे पहले पोरस पे आक्रमण करता है ना। सबसे पहले पोरस पे भी नहीं करता, अम्बी नरेश पे करता है, और अम्बी नरेश तो वैसे ही सरेंडर कर देता है। उसके बाद जो है पोरस के साथ युद्ध होता है। और देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आचार्य चाणक्य को पता लगती है तो वो इनके दरबार में आते हैं और इनको जो है सावधान करते हैं। इनको बोलते हैं कि भैया आज वो पोरस को आक्रमण कर रहा है अलेक्जेंडर, कल को वो तुम्हें भी करेगा, इससे अच्छा है कि आज ही उसको रोक दिया जाए, काइंडली हेल्प दी पोरस, है ना। बट ये बिल्कुल मूड में नहीं था सुनने के, है ना। इसने अपने 2 पैक लगाई है और अच्छा जी अब ये मेरे को समझाएगा, हाँ तुमने हमारी बात मानी थी अपने टाइम में, अब मैं भी नहीं मानूंगा, है ना। तो वही वाली कहानी चल रही है इसकी। बोलता है नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा, है ना। और वॉर्न करता है चाणक्य को कि भैया विष्णुगुप्त निकल जाओ यहाँ से, है ना, बात तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। लेकिन विष्णुगुप्त पूरा कन्विंस करने में लगा है, महाराज मेरी बात तो सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए तो सही। अरे तनिक सुनिए तो सही, ऐसे बोलता। लेकिन उसके बाद इसको आ जाता गुस्सा और ये बोलता है अपने सिपाहियों को कि इनकी चोटी से पकड़ के इनको बाहर भगाइए, है ना। अब यहाँ पे जैसी चोटी पकड़ते हैं सिपाही तो चाणक्य को आ जाता है गुस्सा, और चाणक्य जो है उनको बोलते हैं अब तनिक तुम रुको भैया, और अपनी चोटी को खोल देते हैं और खोल के ऐलान करते हैं कि धनानंद जब तक मैं तेरा समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक इस शिखा को नहीं बांधूंगा। और वो शिखा को नहीं बांधते हैं तब तक, और उसके बाद जो है वो अपने काम में जुट जाते हैं। वो चंद्रगुप्त को ढूंढने में लग जाते हैं, भैया कोई ऐसा टैलेंटेड लौंडा मिल जाए जिसको मैं तैयार करूंगा। तो फिर वो चंद्रगुप्त मिलता है और उसको वो तैयार करते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त भी शूद्र ही था, ठीक है। तो फिर जो है बाद में वो आकर धनानंद का समूल नाश करता है। वो एक फिर आगे की कहानी हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो यानी कि कंटेम्प्रेरी ये हो गया अलेक्जेंडर के, वो अभी हम अलेक्जेंडर पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो नंद थे इन्हीं को क्या बोला जाता था, एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी बोला गया, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया बोला गया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा राजपाट बना दिया था। और आपको पता ही है ना, और इसके पास अब्बा जान की यानी कि पप्पा की सेना है, तो इसको वैसे भी कोई टेंशन है नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ हाइडास्पस की, यानी कि झेलम नदी के किनारे पे जो बैटल हुआ है। हाइडास्पस देखिए कि ग्रीक भाषा के लोग बोलते हैं, 326 बीसी के अराउंड की ये बात है। हमें अगर पूछा जाएगा तो हम झेलम नदी उसको बोलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अलेक्जेंडर है ये, अलेक्जेंडर जब है भारत के अंदर आता है तो उसका पूरा का पूरा अगर आप राजपाट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ग्रीस है वो इस तरफ पड़ता है कहीं, और ग्रीस के आसपास की एक एरिया है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का एक तरह से ये राजा है। मैसिडोनिया से उठ के ये लड़का आ रहा है और केवल 32 साल की उम्र में ये जो कारनामा करके दिखा रहा है, कोई कर नहीं पाया, इसीलिए इसको विश्व विजेता भी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे मैसिडोनिया के अंदर एक कहावत चला करती थी कि अगर पूरब में जाओ तो भारत के अंतिम पूरब छोर तक अगर आपने जीत लिया तो बस आप विश्व विजेता हो। तो ये जो है इसके दिमाग में कहीं घर करके गई हुई थी बात, और ये चाहता था कि भैया ये भारत को पूरब तक तो जीत ले, है ना, यानी कि उस एक छोर तक तो जीत ले। अब लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब वो क्यों नहीं हुआ वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आता है, और पूरे रास्ते में जितने भी इसको राजपाट मिल रहे होते हैं उनके सामने सीधी कंडीशन होती है, या तो झुकेंगे या कटेंगे। जितने भी सर है यही है ना, या तो ये सर झुकेंगे या फिर ये सर कटेंगे। सबके सामने यही कंडीशन रखी जा रही है, और जो भी फालतू बोल रहा है वो मारा जा रहा है, दे दनादन दे दनादन। और आप देखिए कि जब ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो कितना वेरिएशन हो रहा है, सीजन का भी, ऋतुओं का भी। तो ये तो भैया बहुत अपनी शरीर के साथ भी एक तरह से नाजायज ही कर रहा था, है ना, इस तरफ आके। और इधर चाहे आप देखिए ऑटोमैन बीच में है, ऑटोमैन की धज्जियाँ उड़ा दी, मंगोलों को उड़ा दिया, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, एक भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा। और अलेक्जेंडर डोलते डोलते यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे देखिए केवल और केवल इसने ये सारा कारनामा 8 साल में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 8 ईयर्स में। ये 8 साल लगे केवल इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। भैया 8 साल में हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, हमारी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, कई लोगों की नौकरी नहीं लग पाती, और ये देखो ये लड़का 8 साल से यहाँ पहुँच गया, इतनी दूर, है ना, और वो भी पूरा राजपाट बना दिया इसने। तो बहुत शानदार बनाया। अब यहाँ पे जब आता है तो इसका टारगेट अगला भारत ही है, ठीक है। और जब यहाँ आता है तो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर के पास ही अम्बी नरेश का राज्य है, और इस तरफ जो है ये झेलम नदी है, और झेलम नदी के पास जो है पोरस का राज्य है एक तरह से, ठीक है। अब पोरस का अगर एग्जैक्ट आपको राज्य बताना हो तो पोरस का आप बोलेंगे कश्मीर और पंजाब का एक बीच का एरिया मान लीजिए, वो जो है वो पोरस का राज्य हो गया। मेनली अगर आप बोलें तो कश्मीर का एक तरह से मान सकते हैं। अब जब सिकंदर आता है तो वो अम्बी नरेश के सामने एक लेटर भेजता है कि भैया या तो सरेंडर कर दो,
या तो मारे जाओगे, है ना, सिंपल बात है। और अंबी नरेश को लगता है कि भैया मैं तो इतना कैपेबल हूँ नहीं, तो अंबी नरेश जो है सरेंडर कर देता है, वो सीधा सीधा मान लेता है। और अंबी नरेश का पहले भी पोरस के साथ पंगा हुआ होगा, है ना, क्योंकि पड़ोसी हैं, तो पहले भी लड़ाई झगड़ हो रखा है। तो अंबी नरेश एक कंडीशन रखते हैं सिकंदर के सामने कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पोरस का राज्य जीतने में, बस तुम मेरी मोनोपोली यहाँ पे रखोगे, तुम मुझे राजा बना दोगे, है ना, यहाँ पे जो है अपना गवर्नर नियुक्त करके रखोगे, यानी कि मेरा रहेगा सारे का सारा राजपाट यहाँ पे। तो यहाँ देखिए सिकंदर को लगता है कि भैया ये तो बहुत आसान है ना, यहाँ के लोगों में दम ही नहीं है कि यहाँ पे सीधा एक लेटर भेजते हैं, लेटर को पढ़ते हैं लोग और तुरंत से सरेंडर कर देते हैं, तो इससे आसान क्या होगा। तो बस एक सरेंडर दूसरा वाला भी तैयार करवाता है वो, और वो पोरस को भेज देता है कि भैया हम सुबह सुबह आ रहे हैं झेलम नदी के किनारे, ये तुम्हारा सरेंडर लेटर हम साथ में लेके आएंगे, तुम अपनी कलम लेके आना बस, और जल्दी से आकर साइन कर देना, उसके बाद तुम हमारे अंडर माने जाओगे, है ना, नहीं तो फिर मारे जाओगे। अब जैसे ही पोरस तक ये संदेश पहुंचता है, पोरस बोलता है अच्छा भाई ऐसी हिम्मत होगी, आओ फिर तुम मैदान में, तुम्हें तो सबसे पहले मैं पेलूंगा आके, है ना, तो तुम आ जाओ फिर। अब पोरस देखिए कि वही बात है कि धनानंद से इस तरफ ये जो पूरी की पूरा नंद एम्पायर है, नंद डायनेस्टी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धनानंद बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहा है। अब ऐसे में जो है पोरस वो सिकंदर को बहुत बड़ी तगड़ी टक्कर देता है, मतलब कि सिकंदर की भी हवाइयां गुल हो जाती है, सिकंदर की आर्मी जो है वो भी थक के चूर हो जाती है। और आप देखिए कि आर्मी ने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया उधर से इधर, तो कितना ज़्यादा मौसम में फ्लक्चुएशंस होंगे, है ना, तो ये इतने ज़्यादा मौसम के फ्लक्चुएशन आर्मी भी नहीं झेल पा रही है, और आर्मी की कंडीशन भी जो है अब खराब हो चुकी है। तो और इधर पोरस ने तो इनकी बैंड बजाई दी है ना, बेशक से पोरस हारा, लेकिन हारने के बावजूद भी वो एक विनर के तौर पर रहा, क्योंकि उसने जो है बहुत अलग तरीके से नेक्स्ट लेवल से बैटल किया, अपना जी जान लगा दिया, हार नहीं मानी, है ना। तो ऐसे लोग तो देखिए उनको सैल्यूट करना बनता ही है। अब जो पोरस है, जब इसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अलेक्जेंडर के सामने खड़ा है, तो उस टाइम पे आप देखिए कि कैसी कंडीशन होगी। अब पता है कि भैया मृत्यु मेरे सामने है, तो क्या किया जाए। तो अलेक्जेंडर सीधा पूछता है पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो पोरस एक ही लाइन में उत्तर देता है कि जैसा एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन के साथ करना चाहिए अलेक्जेंडर, वैसा ही बर्ताव मेरे साथ करो। और जैसे ही अलेक्जेंडर ये सब बातें सुनता है तो उसे लगता है कि एकदम से कि भैया ये काबिल आदमी है और लड़ाका भी बहुत तगड़ा है, इसको अपनी साइड करने में ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू इसको मार के भी क्या मिलेगा, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो है पोरस को अपनी साइड कर लेता है दोस्त, और उसको अपना गवर्नर नियुक्त कर देता है, और सारे का सारा राजपाट अंबी को नहीं देता है, पोरस को ही देता है। जी हाँ, यही तो खेल है। लेकिन पोरस उसका गवर्नर बन के यहाँ पे रहता है, ठीक है, और उसको कोई ऐसा नहीं कि उसको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या कुछ है। अब इसके बाद अगला प्लान था सिकंदर का आगे जाने का, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आर्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मौसम की फ्लक्चुएशन से खुद सिकंदर की हालत भी खराब हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि सिकंदर भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे। और फिर आगे जो धनानंद के बारे में जब उसको पता लगता है कि धनानंद के बाद तो भैया लाखों लोग हैं आर्मी के अंदर, तो और इसकी खुद की सेना भैया उधेड़-बुन में लगी हुई है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है कि सेना जो है विद्रोह कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में कितना उनको पंप करेगा, नहीं तुम्हें जीतना, नहीं तुम्हें जीतना, कितना करेगा भाई, वो फेक मोटिवेशन इतना भी नहीं काम करता ना। तो इस वजह से जो है एट द एंड क्या होता है कि इसको हार माननी पड़ती है इस चीज़ में, और ये सोचता है कि चलो अब वापस चलते हैं, हमने वैसे भी भारत को टच तो कर ही लिया है ना, पोरस को हरा ही दिया, तो बस भारत को टच कर लिया वही बड़ी बात है, इसका मतलब है कि हम विश्व विजेता हो गए। तो ये यहीं से डिक्लेयर हो जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता है, और जो बाकी का एरिया है वो नंदों के पास सुरक्षित रहता है, यानी कि अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ता है। अब जब ये रिटर्न जा रहा होता है अलेक्जेंडर, तो बहुत सारे इसको मौसम के फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, और बीच रास्ते में जो जितने लोगों का कत्ल करके रखा है ना, किसी के भाई को मारा, किसी के बाप को मारा, बहुत सारे कबीले मिलते हैं इसको जो इसको दुखी करते रहते हैं। तो इतना इजी नहीं था अलेक्जेंडर के लिए कि सीधा सीधा चला जाए, वहाँ पे कोई एरोप्लेन से थोड़ी जा रहा था, है ना, तो जा तो वही घोड़ों से ही रहा था, है ना। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा इसको जो है बीच में पेला जा रहा था अलेक्जेंडर को। तो वो ये बहुत लड़ाई झगड़ा करते करते जैसे तैसे करके ही पहुंचा था। जितने लोग गए थे आधे तो मर खप गए, और कुछ ही लोग यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ जाके फिर अलेक्जेंडर की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वापस से फिर से मौसम में फ्लक्चुएशन इतने ज़्यादा रहे, और इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा तो भैया बॉडी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी बॉडी की, समझ रहे हैं आप। कई बार आप भारत के एक छोर से दूसरे छोर पे जाए तो वहीं आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। ये तो भैया दुनिया के दूसरे छोर पे जा रही है, यही समझ लीजिए, पूरे एशिया को कवर कर रहा है। तो यहाँ आकर फिर इसकी बहुत हालत खराब हो जाती है, और लगभग 32 साल की उम्र के अंदर इसका देहांत हो जाता है। और आखिर में इसके यही शब्द थे कि भैया जब मेरी अर्थी को बाहर निकाला जाए तो दोनों हाथ को यूं बाहर निकाल देना, ताकि लोग को पता लगे कि खाली हाथ आया था सिकंदर और खाली हाथ जा रहा है। जब विश्व विजेता कुछ लेके नहीं जा पा रहा तो बाकी के लोग क्या लेके जाएंगे दोस्त। इसीलिए अपनी औकात में रहना सीखिए, यही इसने हमें मैसेज दिया, ठीक है। तो ये जो है सिकंदर की कहानी है, और मैंने बता दिया कि क्यों जो है
धनानंद भी इसको नहीं जीत पाता है। धनानंद के साथ तो युद्ध ही नहीं हो रहा है ना एक तरह से। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस का मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। पोरस जो है किंग ऑफ कश्मीर है। इसके अलावा जो है जैसे ही सिकंदर की डेथ होती है तो सिकंदर का जो पूरा का पूरा राजपाट है वो 4 भागों में बट जाता है। जैसे कुछ सेल्यूकस निकेटर ले जाता है, कुछ टोलमी ले जाता है, ऐसे करके 4 अलग अलग लोग हैं वो ले जाते हैं। तो अपने को जो मेन याद रखना है वो सेल्यूकस निकेटर रखना है। आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि ये जो है ये बलूचिस्तान के अंदर रुकता है। अब बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, यानी कि अब ये भारत के साथ बिल्कुल टच्ड है और ये जो है ये भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा और भारत को जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे उस टाइम तक जो होगा चाणक्य जो है अपना राज स्थापित करवा चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इसका युद्ध जो है नंद डायनेस्टी के साथ नहीं होगा, उल्टा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा। तो जैसे कि चाणक्य ने प्रण लिया था तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धनानंद के ऊपर आक्रमण किया एंड फाइनली धनानंद का सर्वनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बनाया। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जब हमला करता है तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य उसका जवाब देते हैं। वो सब क्या होता है वो हम चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में पढ़ेंगे, बट कहने का मतलब है कि ये सारे का सारे यहाँ पे इशू होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य, या फिर एक और नाम भी है इनका विष्णु गुप्त, ठीक है दोस्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली ये आपको मैंने बता दिया झेलम रिवर के किनारे जो युद्ध हुआ इसके बारे में भी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। और मैं बहुत ज़्यादा कहानी किस्सों के साथ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, मज़ा आए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर सब चीज़ें बता रखी हैं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी वालों को भी कोई समस्या आएगी। और वैसे भी हिस्ट्री में तो कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ वो तो हिंदी में ही बता रहा हूँ ना भाई मेरे, तो वैसे भी हिंदी वाले को कोई इशू नहीं ही होगा। आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई 5 तारे की रेटिंग दे दो प्ले स्टोर पे जाके जीवी कक्षा ऐप को और एक पॉजिटिव कमेंट दे देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।